दोस्तों नमस्कार। इन दिनों भैया बड़ा गजब हो रहा है उत्तराखंड में। जो जितने भी नौजवान हैं सड़कों पर हैं और अधिकारी खूब मलाई खा रहे हैं। मेरे पास में अनिल बलूनी जी हैं। जब अनिल बलूनी जी ने मुझे ये पूरा मामला बताया तो मुझे लगा कि आपको भी ये मामला पता होना चाहिए। जो एक कहानी सिर्फ कहानी नहीं, ये उत्तराखंड की हकीकत भी है। तमाम आप फर्रे देख रहे होंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा जितने भी लोग देख रहे हैं, ताकि आपको पता चल पाए कि उत्तराखंड में इन दिनों हो क्या रहा है। और जो सबसे टॉप पर बैठे हुए हैं, चाहे वो नेता हो चाहे वो अधिकारी हो, किस प्रकार से उत्तराखंड में लूट खसूट कह रहे या उत्तराखंड को तबाह करने पर लगे हुए हैं, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अनिल बलूनी जी से ही जान लेते हैं, क्योंकि जब मेरी बात हो रही थी तो मुझे बड़ा अचरज सा लगा कि उत्तराखंड में वाकई में ये सब चीज हो सकता है। बलूनी जी जिसके खिलाफ जांच आई, जिसके खिलाफ इन्होंने शिकायत दी, उसी के पास ही जांच अधिकारी उसको बना दिया गया। जो 89 में मात्र एक बाबू था सबसे छोटे स्तर का, वो आज एक विभाग का एमडी बन गया। ये तो फिल्मों में ही होता है बलूनी जी। बिल्कुल, ये तो गिनीज बुक में नाम आना चाहिए, ऐसी घटना है ये बात सही कह रहे हो आप। हुआ क्या था, थोड़ा विस्तार से बताइएगा। जी, सबसे पहले धन्यवाद रावत जी आपका, आपने मुझे बुलाया, मेरी बात रखने का मौका दिया। ये जो मैं बात बता रहा हूँ, ये मुख्यमंत्री जी के विभाग का मामला है, ऊर्जा विभाग का। ये ऊर्जा विभाग में प्रभारी एमडी पद पे बैठे हुए हैं, जिनकी मैं बात बता रहा हूँ। ये एक्चुअली बहुत समय से अपनी शिक्षा को लेकर के, अपनी एलएलबी की डिग्री को लेकर के, प्रमोशन को लेकर के बहुत समय से ये चर्चाओं में रहे हैं। अब जब मैं आए दिन के बारे में पढ़ता था तो मैंने जब अखबार के माध्यम से कई बार देखा तो मैंने भी बड़ी क्यूरियोसिटी हुई कि ये है क्या कहानी। मैंने इससे संबंधित जो है कुछ आरटीआई के माध्यम से जून महीने में इनके विभाग से सूचनाएं मांगी। तो सूचनाएं जब मांगी तो इनके यहाँ क्या होता है कि जिस अधिकारी की सूचना होती है उस अधिकारी को बता दिया जाता है कि तुम्हारे खिलाफ ऐसे ऐसे बातें आ रखी हैं। तो उसमें क्या होता है कि जबकि ये गोपनीय दस्तावेज है, नाम बिल्कुल नहीं खुलना चाहिए, ये नहीं पता होना चाहिए किसके खिलाफ क्या है। तो ये क्या करते हैं कि जब इनके पास ऐसा हो जाए तो सामने वाला अधिकारी ना हमको दुश्मन सोच बैठता है कि ये मेरा दुश्मन है, ये प्रतिद्वंदी है, दुश्मन है हमारा। और ये इनकी फितरत भी है, इनकी ये तरीका भी, इनकी मानसिकता भी है। इन्होंने तुरंत अपने एक राजनीतिक मित्र जो कि मेरे को भी जानते हैं, उनके माध्यम से, मेरे एक मित्र हैं मनोज बड़थवाल जी। कौन से विभाग का मामला है? ये पिटकुल का मामला है। अच्छा। उनके यहाँ एक ठेकेदार हैं। पिटकुल में आपको बता दूं, पिटकुल मुख्यमंत्री के अंडर इस समय आता है और ये बिजली वगैरह उत्पादन करते हैं, क्योंकि जितने भी 3 यूनिट हैं, पिटकुल हो गया और 2-3 और है, यूपीसीएल। बेसिकली इनका काम लाइन बिछाने का है, और जो जनता का पहुंचाता है वो पहुंचाता है यूपीसीएल। तो इन्होंने क्या किया कि मेरे उस मित्र को, जो कि इनके विभाग में ठेकेदार है, उसको रात को बुलाया। अच्छा। उसके साथ खूब गाली गलौज करी, उसे खूब धमकाया और ये कहा कि जैसे मैंने पहले आरटी कार्यकर्ता योगेंद्र राठी का हार लिया था ना, ऐसे ही इसके तेरे दोस्त का भी हाल करूंगा। तो क्या हाल किया था, उसके खिलाफ इन्होंने झूठा मुकदमा करवाया था एसटी एक्ट में। SC/ST एक्ट में कैसे करवाया था, उसको अपने विभाग में बुलाया, वो बेचारा अपील में आ रखा था अपनी सूचना की। उसके साथ वहाँ मारपीट करवाई अपने कर्मचारियों के माध्यम से, और उसके ऊपर ST एक्ट में मुकदमा एक कर्मचारी ऐसे के माध्यम से करवाया जो वहाँ पर था ही नहीं, उसके माध्यम से करवाया और उसको दबाव देकर करवाया। उसकी पुष्टि उस खुद कर्मचारी ने एक एप्लीकेशन देके एफिडेविट के साथ में ऊर्जा सचिव को और यूपीसीएल के एमडी साहब को भी करी, और उसमें कार्रवाई कोई नहीं हुई आज तक। जहां तक मैं समझ पाया हूँ मामला, आप एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, आपने एक आरटीआई मांगी किसी विभाग के अधिकारी का, क्या नाम बताया आपने उसको? पीसी ध्यानी उनका नाम है। पिटकुल में इस समय वो एमडी हैं, प्रभारी एमडी हैं। तो हुआ क्या, जब इन्होंने आरटीआई मांगी तो आरटीआई का ये रूल है, बड़े अति गोपनीय दस्तावेज होते हैं, तो उसको बता दिया गया कि आपके खिलाफ ये आरटीआई मांगी है बलूनी जी ने। बलूनी जी के मित्र को बुलाया गया और कहा गया कि भाई आरटीआई वापस करवाओ। वो कहानी मेरे को बताइएगा। जब 89 में बाबू थे, वाकई में बाबू थे जी, 89 में ये भर्ती हुए थे। इनकी उम्र उस समय पे 20-21 वर्ष की थी, तब इन्होंने विभाग ज्वाइन किया था। ये बाबू में सबसे छोटा OA3 बोलते हैं, OA3 ये वो थे। और लगभग 30-32 साल के कार्यकाल में आज ये लगभग 12 से 13 प्रमोशन लेकर के एमडी हैं उस विभाग के। मैं कह रहा हूं, अगर इस पे ढंग से जांच की जाए ना, देखा जाए तो ये अपने आप में इकलौते उदाहरण होंगे पूरे भारतवर्ष में। वाकई में, मतलब हमें बड़ी खुशी होती है चाय वाला एक प्रधानमंत्री बन जाता है, लेकिन उससे ज्यादा अचरज मुझे हो रहा है कि विभागों के अंदर जहां पर बीटेक एमटेक ना जाने क्या क्या एमडी बनने के लिए करना पड़ता है, वहां पर एक छोटा सा बाबू जो है वो एमडी बन जाता है। ये आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, इनकी एजुकेशन आर्ट्स से है, और पिटकुल बिल्कुल टेक्निकल विभाग है।
जिस समय पे आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा, जिस समय पे इन्होंने विभाग ने निकाला आवेदन मांगा एमडी पद के लिए, तो उसमें अर्हता ये थी अभियंत्रण में स्नातक, मतलब बीटेक होना चाहिए। जानते हुए कि मैं बीटेक नहीं हूं, इन्होंने आवेदन किया। उसके बाद उस पूरे प्रोग्राम को लेकर के कोर्ट चले गए कि इसमें से तकनीकी वर्ड हटाया जाए। और देखिए मजे की बात, ऊर्जा विभाग की तरफ से काउंटर एफिडेविट गया जिसमें ये कहा गया कि ये योग्य नहीं है, क्योंकि ये टेक्निकल नहीं है। और उसी ऊर्जा विभाग ने 4 महीने बाद प्रोसेस पूरा हो रखा है एमडी पद के लिए, लिफाफे बंद पड़े हैं, केवल घोषणा होनी है, उस सबको रोकते हुए इनको प्रभारी का पद दे दिया। क्यों? अगर ये एलिजिबल नहीं थे तो आपने इनको पद क्यों दिया, जैसे आप काउंटर एफिडेविट में लिख रहे हो? और अगर ये एलिजिबल थे तो आपने उस समय पे काउंटर एफिडेविट क्यों दिया? मतलब बड़ा सोचनीय विषय है। आप अगर इसे गंभीरता से देखेंगे तो आपका पता लगेगा कि इसमें झोलमाल है, बहुत बड़ा झोलमाल है। कौन थे वो सचिव? सचिव तो जिन्होंने एफिडेविट दिया वो विभाग की तरफ से, उप सचिव एक इनका प्रोसेस है, लेकिन बिना सचिव के परमिशन के नहीं हो सकता। उनकी तरफ से एफिडेविट गया, उप सचिव थे जोशी जी, उनकी तरफ से गया, लेकिन विभाग पूरी तरह से देखते हैं मीनाक्षी सुंदरम जी। चलिए, आपने अभी एक कहानी देखी, अब दूसरे पार्ट में लिए चलते हैं आपको, क्योंकि मुझे बड़ा मजा आ रहा है ये सुनने में कि भाई हो क्या रहा है ये पूरे उत्तराखंड में। जब आपने आरटीआई मांगी, आरटीआई में क्या मांगा था आपने? आरटीआई में मैंने इनके प्रमोशन, इनकी एजुकेशन और इनके जो ट्रांसफर थे उससे रिगार्डिंग मांगा था मैंने। अब मजे की बात यह है कि जब मेरे को इनकी डिग्रियों के बारे में पता चला तो ये पता चला कि इन्होंने बरेली से जो है वो एलएलबी की डिग्री करी है रुहेलखंड यूनिवर्सिटी से, और ये पोस्टेड थे श्रीनगर में। ठीक है। आरटीआई में यूनिवर्सिटी लिख के दे रही है कि ये रेगुलर स्टूडेंट थे, वहाँ सरकारी जॉब कर रहे और वहाँ ये सरकारी जॉब कर रहे थे। अनुमति इन्होंने कोई नहीं ली, कोई स्टडी लीव नहीं है इनकी, और इन्होंने पूरा वेतन ले रखा है। ये तो अपने आप में 420 होगी। बिल्कुल। अब या तो वो जो संस्थान है वो झूठ बोल रहा है, या यहाँ पर विभाग में जो है ये विभाग की तरफ से गलत डेटा भरे गए इनके लिए। दोनों में से कोई एक बात है। इनकी जो प्रेजेंट दिखाई गई वो फेक दिखाई गई, और मैं बताता हूँ वो फेक होगी। वो इसलिए फेक होगी क्योंकि ये यूनियन के नेता भी हैं। अच्छा जी, अरे वाह। शुरू से नेतागिरी में रहे, इन्हें नेतागिरी का राज मालूम है, कैसे करके काम करवाए जाते हैं ये कहीं ना कहीं पे। और इनकी पत्नी कांग्रेस से पर्टिकुलर वार्ड से जहां ये रहते हैं सरकारी मकान में, वहां से पार्षद भी हैं। अच्छा। और महिला विंग की शायद उपाध्यक्ष भी हैं। इनका बहुत अच्छा राजनीतिक रुतबा है। ये तो अपने आप में पूरी फिल्म स्टोरी होगी इनके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ कि इन पे शोध होना चाहिए और आपको पता लगेगा। और मैं बताता हूँ बहुत सारे प्रमोशन ऐसे हैं कि जिनमें अहर्ता 3 साल की होनी चाहिए, 3.5 साल की, उसमें 1.5 साल में इनके प्रमोशन हो रखे हैं। अच्छा। मतलब पूरे विभाग में एक आदमी जो पहले आवेदन करता है एमडी पोस्ट के लिए, वो उसके खिलाफ जाता है टेक्निकल वर्ड के लिए कोर्ट में, विभाग उसके खिलाफ काउंटर एफिडेविट करता है, फिर उस आदमी को 4 महीने बाद बना देता है। मतलब ये कहानी का एक ही आदमी है पूरे विभाग में ले देके। तो ये अपने विभाग के तो सुपरमैन हो गए एक प्रकार से। बिल्कुल सुपर हीरो हैं, सुपर हीरो हैं। इनसे जो है इनका खौफ, इनका भय पूरे विभाग में ढंग से। अच्छा, ये तो आपने बात बता दी। अब वो बात बताइएगा जो आप बता रहे थे कि आपने जब शिकायत करी, कहाँ कहाँ आपने शिकायत करी, उसके बाद इन्हीं के पास कैसे जांच घूम फिर कर आ गई? ऐसा हुआ, मैंने इनके सारे एविडेंस जो मेरे पास थे मैंने आरटीआई में लिए थे, सबके सब मैंने एक इसका पूरा गट्ठर बना करके पीएमओ के पोर्टल पे लोड किया, शिकायत पोर्टल पे। उससे वो रेफर होकर के आया सीएम साहब के पास। सीएम साहब के यहाँ से एक जांच अधिकारी बनाए गए, ऊर्जा सचिव मीनाक्षी सुंदरम जी को जांच सचिव बनाया, और ये लिखा गया इमीडिएट एक्शन लें। 3 महीने तक उस इमीडिएट एक्शन पे 3 महीने तक इन्होंने फाइल को हाथ नहीं लगाया। 3 महीने के बाद सडनली पता लगा कि इन्होंने जिसकी जांच चल रही है पीसी ध्यानी जी की, उसी को विभाग का प्रभारी एमडी बना दिया जांच चलते हुए। अच्छा। ये अपने आप में आप सोचो, एक व्यक्ति वही जांच कर रहा है और वही जो है इनको प्रमोशन का लेटर दे रहा है। मतलब ये हो गया कि आपने मेरे खिलाफ शिकायत करी, घूम फिर के मेरे पास ही जांच का आ गया, अपनी जांच में आप खुद ही करूंगा। अब जांच कैसे करेंगे? इन्होंने क्या करा, उसके बाद मीनाक्षी सुंदरम जी ने L3 अधिकारी को जांच ट्रांसफर कर दी। आज एक टेक्निकल वर्ड है L3, तो मैंने पता किया L3 अधिकारी होता क्या है। अच्छा। तो उसी सीएम पोर्टल के जो वहां पर हेल्प लाइन है, उन्होंने बोला L3 का मतलब होता है एमडी। एमडी जांच करेंगे इसमें। मैंने कहा एमडी तो वो स्वयं है। हाँ, तो अपनी जांच स्वयं करेंगे। तो मतलब अपनी जांच वो स्वयं करेंगे। आप देखो इससे बड़ा हास्यास्पद क्या होगा? क्या कोई व्यक्ति अपनी जांच कर सकता है? ये प्रकृति नियम जो उसकी कानून की जो भैया जस्टिस उसका भी उल्लंघन है सीधे सीधे। तो उत्तराखंड में सब कुछ पॉसिबल है, यहाँ सब कुछ पॉसिबल है भाई उत्तराखंड में। वाकई में आपको लग रहा होगा कि ये कोई फिल्म की कहानी भलू निजी सुना रहे हैं, लेकिन ये हकीकत। फिल्मों में अगर होता तो हम उसे सुपर हीरो कहते, हम उसे सुपरमैन कहते, लेकिन हकीकत में ऐसे अधिकारियों को भ्रष्टाचारी कहते हैं, जो इस प्रकार से जो इल्जाम बलू निजी लगा रहे हैं। क्योंकि एक साथ लगातार इतने प्रमोशन होना
उसके बाद एक छोटे से बाबू से एमडी तक हो जाना, फिर जो बैकग्राउंड है वो नेता का हो जाना, तो कोई कार्रवाई नहीं हुई? किसी ने तो कार्रवाई करी होगी, कोई तो ईमानदार होगा। मैं 50 लेटर लिखित में, ईमेल के माध्यम से और पता नहीं किस किस प्लेटफॉर्म पे उठा चुका हूँ। कार्रवाई के नाम पे कुछ नहीं होता है। ये मेरे पास तो नहीं, लेकिन किसको करी आपने शिकायत? मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पोर्टल से लेकर के, उनकी व्यक्तिगत ईमेल से लेकर के, मैंने इसको राज्यपाल साहब को भी चिट्ठी भेजी है, उसमें भी सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं। इनको सीएम साहब को भेजी हैं, मैंने इनके ऊर्जा सचिव को भेजी है, मैंने इनके चीफ सेक्रेटरी को भेजी है, मैंने इनके एनर्जी के अध्यक्षा को भेजी है, सबको भेज चुका हूँ मैं, जितने भी संबंधित अधिकारी हैं। और मजे की बात यह, हर शिकायत में, जो शिकायत मैं ऐसे हवा में नहीं करता हूँ, डॉक्यूमेंट्स के साथ, आरटीआई के डॉक्यूमेंट्स के साथ में पेस्ट करके, इनको अटैच करके सबको भेजता हूँ, हर बार एक ही लूप में। लेकिन मजाल है जो एक रिप्लाई भी आता हो कहीं से, कुछ नहीं होता है। इनकी जो इन्होंने मेरे साथ घटना करी थी, मेरे मित्र के साथ मेरे को लेकर के, मैंने उसकी कंप्लेंट भी कई बार करी, कुछ नहीं हुआ। सीएम साहब ने एसएसपी महोदय को लिखा है इस पर जांच करो, कोई जांच नहीं हुई आज तक। ऊर्जा विभाग ने गृह विभाग को लिखा कि इस पर जांच करो, कोई जांच नहीं हुई आज तक। अब जब ये सब कुछ हो गया, लेकिन एमडी यूपीसीएल ने इसमें एक जांच बिठाई, और जो जांच बिठाई वो जांच अधिकारी थे एससी लेवल के, बड़े सीनियर अधिकारी हैं। अब देखो होता क्या है कि जब विभागीय जांच कोई करता है तो एक माना जाता है कि ये अपने कर्मचारी को बचाने की कोशिश करता है, विभागीय अधिकारी विभाग के। तो आप सोचो मेरे एविडेंस कितने मजबूत होंगे और वो आदमी कितना ईमानदार होगा जिसने निष्पक्ष जांच करते हुए सीधे सीधे ये लिखा कि हमारी जांच में कोई भी चीज़ ऐसी गलत नहीं पाई गई कि जो हम कह रहे हो और वो ना हुई हो। उसमें क्या दिया लास्ट निष्कर्ष? निष्कर्ष ये दिया कि इनकी जो शिकायत है वो प्रथम दृष्टया सारे साक्ष्यों के साथ और बयानों के साथ ये जो है सत्य प्रतीत होती है। अच्छा। स्पष्ट लिखा है उन्होंने। उसी जांच के बेस पे जब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी, कहीं से कोई कार्रवाई नहीं, मैं न्यायालय पहुंच गया। मैंने 156(3) के खिलाफ जो है आपराधिक धाराओं में वाद दायर करने के लिए आवेदन दिया। कल की डेट में पुलिस से न्यायालय ने रिपोर्ट मंगाई है। अब उसके बाद आगे कार्रवाई उसके बाद होगी। उसके बाद कार्रवाई अग्रिम कार्रवाई इसके बाद होगी। मतलब इतना प्रयास करने के बाद भी, इतनी जगह लिखने के बाद भी मेरे को लास्ट में न्यायालय ही जाना पड़ा। और ये बात मान लीजिए रावत जी, ये किस गलतफहमी है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं कभी अपनी आवाज़ बंद नहीं करूँगा, मैं कभी डरूंगा नहीं, ना मैं कभी डरता हूँ। बिल्कुल डरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम यूं ही नहीं कहते कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था। यहाँ तो हर साख पे उल्लू बैठा है। अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? ये आरटीआई का कागज़ देख रहे हैं आप, एक आरटीआई एक्टिविस्ट है, और आरटीआई एक्टिविस्ट को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जो काम सरकारी एजेंसियों को करना चाहिए था, जो काम सरकार में बैठे हुए उन नेताओं को करना चाहिए था, वो काम आरटीआई एक्टिविस्ट बलूनी जी कर रहे हैं। और नतीजा क्या होता है? इनके दोस्त के द्वारा धमकी मिलती है, पूरा जो डॉक्यूमेंट इकट्ठा करके उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती। हालांकि ये एक हंसी का पात्र हमें लग रहा है, क्योंकि अब सीरियस शायद उत्तराखंड में कुछ रहा नहीं। अब अखबारों की हेडलाइन भी हम देखते हैं तो बड़ा हमें हंसी आती है कि आज पेपर लीक हो गया, कल पेपर लीक हो गया। अब अचरज करने वाला कोई बात नहीं है इसमें, अब हमें हंसी उसमें आती है। लास्ट में जाते जाते क्या कुछ कहेंगे, अब होगी कार्रवाई या क्या कुछ है अभी तक उम्मीद? देखिए रावत जी, ऐसा है, मेरा ये मानना है कि जब तक मुखिया आपका ठीक नहीं होगा तब तक नीचे का तंत्र ठीक नहीं हो सकता है। और कहीं ना कहीं ये विभाग के मुखिया हैं इस समय पे। ऐसे मुखिया अगर होंगे तो नीचे क्या तो सीख लेंगे कर्मचारी, क्या इससे किसको अपना आदर्श मानेंगे। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे बच्चों को भविष्य उत्तराखंड में कुछ नहीं है, और जीरो टॉलरेंस केवल जुमला बन के है, कुछ नहीं हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मैं तो अगर मुख्यमंत्री जी या कोई भी संबंधित अधिकारी या कोई भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो मेरा उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरे बच्चों, अपने बच्चों, इनके भविष्य के बारे में सोचिए, क्या देने जा रहे हैं हम इनको। आज ये छोटी सी चुप रहने से और इसको इग्नोर करने से, इस कार्रवाई को ना करने से आगे क्या भविष्य होगा प्रदेश का, देश का, ये कोई सोच भी नहीं सकता। बहुत बुरी स्थिति। और जो इल्जाम बलूनी जी लगा रहे हैं, ध्यानी जी, अगर आप भी अपनी बात कुछ रखना चाहते हैं, हो सकता है कि ये कुछ गलत डॉक्यूमेंट पेश कर रहे हो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात भी आए तो आप भी आइएगा स्टूडियो में, आपका वेलकम है। जो आप जिस पे खबर देख रहे होंगे वहाँ पे हमारा नंबर भी गिरा हुआ है, वहाँ पर हमारा ईमेल एड्रेस भी है। और धामी जी, आपसे भी ये अनुरोध है कि आपके विभाग का मामला है, इस प्रकार की चीज़ें विभाग के अंदर चल रही है, इसका संज्ञान आपको भी लेना चाहिए। केवल धाकड़ धामी लिखने से धाकड़ नहीं हो जाता, उसके लिए धाकड़ फैसले भी लेने पड़ते। केवल संकल्प नए उत्तराखंड का पोस्टरों पे लगाने से संकल्प नए उत्तराखंड का साकार नहीं होगा, उसके लिए धरातल पर काम करना पड़ता है, उसके लिए एक्शन लेने पड़ते। तो उम्मीद है कि एक्शन लिया जाएगा, उम्मीद है कि जो भ्रष्टाचारी उत्तराखंड में बैठे हुए हैं, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम।
तो आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे आपका अपना प्रवचन डिजिटल। नमस्कार।